अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द सेपिएंट बिलीवर में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो एपिसोड है ये काफ़ी साइंटिफिक होने वाला है एंड अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी हैं तो ऐसी कई चीज़ें एक्सप्लेन करने में मैं आपकी मदद करूँगा जो कि आपके बेसिकली होश उड़ाने वाली है। तो हम यूजुअली एक कुरानिक अप्रोच लेते हैं हर चीज़ को एंड ऑफ कोर्स लेनी भी चाहिए बिकॉज उसमें सच हक की बात है। वाई आर वी नॉट एबल टू कनेक्ट दोज डॉट्स इनटू साइंस एज वेल। कुरान और साइंस में इतना ताल्लुक है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू नीड द राइट कैलिबर, द राइट माइंड एंड द राइट विल टू रिसर्च एज मच एज यू कैन, तब जाके बात कहीं आती है। एनीवेज, हमारी हज़ारों सालों की ये जो जर्नी है इंसानों की, इसमें एक सवाल जो बहुत ही अहम उठा है वो है कि भाई कायनात की इब्तिदा कहाँ से हुई, कायनात को किसने बनाया, वेयर डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम। और अगर कल को पता लगता है कि कैसे हुई है तो फिर एक बड़ा सवाल और आता है कि कायनात खुद ब खुद पैदा हुई या किसी ने इसको अंजाम दिया था। डिड द यूनिवर्स बॉर्न ऑफ इट सेल्फ और डिड समवन और समथिंग बिगिन इट। इसी सवाल के जवाब हमको मॉडर्न इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी में, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स में ही छिपे हुए हैं। और इतने सालों की रिसर्च के बाद भी हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं लगा पा रहे हैं, इन सवालों का जवाब निकाल ही नहीं पा रहे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। अगर कुछ है तो सिर्फ मॉडल्स हैं, कुछ सर्टेन ऐसे मॉडल्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। बट अल्लाह ताला की किताब में इस सवाल का भी जवाब दिया हुआ है। बट जवाब है क्या? व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? आइए लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस बिग बैंग थ्योरी से, जिसका नाम सब ने ही सुना होगा। भले आपने अगर एक साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है तो भी नाम सुना होगा। तो बिग बैंग थ्योरी यही कहता है कि बहुत टाइम पहले जब यूनिवर्स जब कुछ नहीं था तब एक धमाका हुआ था और उस धमाके ने हर चीज़ को अंजाम दे दिया। गैलेक्सीज, नेबुला, स्टार्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ऑल द थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू उस बिग बैंग की वजह से हुआ। बिग बैंग का कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री क्या है? 1912 से हमारी शुरुआत होती है। वेस्टो स्लिफर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेजर किया था पहला डॉपलर शिफ्ट एक स्पाइरल नेबुला का। एंड उन्होंने सून ही डिस्कवर्ड दैट जितने ऐसे नेबुलास थे वो हमारी धरती से दूर जा रहे थे, रिसीड हो रहे थे। और डॉपलर शिफ्ट का मतलब ये होता है जब आप फॉर एग्जांपल एक एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा हाई टू लो जा रही होती है एंड जैसे आपके पीछे से जाती है तो वो लो हो जाती है, उसको ही डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोफिजिक्स में डॉपलर शिफ्ट का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा होता है तो जो लाइट का वेवलेंथ उसके सोर्स से आ रहा है, उसके थ्रू आप तक आ रहा है, वो लेंथन हो जाता है। इसी को हम रेड शिफ्टिंग कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। एंड इट अपीयर्स दैट दीज गैलेक्सीज बिकम रेड, मतलब रेड नॉट द कलर रेड फिजिक्स में रेड का मतलब कई चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी सर्टन वेवलेंथ्स जो बहुत लंबी होती हैं, These have high wavelengths and they are on the red side of the spectrum. फिर 1924 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने मेजरमेंट किया था इन सारी ही डिस्टेंसेस का, इन नेबुलास का जो दूर जा रही थी। एंड उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली सिस्टम्स गैलेक्सीज थी जो अर्थ से, हमारी धरती से दूर जा रही थी। फिर जॉर्ज लिमात्रा करके एक बेल्जियन फिजिसिस्ट और बहुत अनएक्सपेक्टेडली एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे जिन्होंने हर चीज़ बदल दी। इन्होंने प्रपोज किया कि ये जो नेबुलास जो हमसे दूर जा रहे थे, जो रिसेशन हो रहा था नेबुलास का, ये एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि आसमान जो हमारी कायनात है उसके फैलने से, एक्सपेंशन से, बाहर की तरफ फैलने से हो रहा था। इन्होंने प्रपोज किया कि एक पॉइंट पे, टाइम के एक सर्टेन पॉइंट पे, ये जो फैल रहा था ये कहीं ना कहीं, अगर आप इफ़ यू गो बैक इन टाइम, आप वक्त में पीछे जाओगे तो आप ये बता सकते हो कि यार पहले एक प्रिमेवल एटम, इन्होंने वर्ड दिया था प्रिमेवल एटम, एक ऐसा ज़र्रा होगा जिससे ही ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई होंगी। जितना स्पेस और टाइम का फैब्रिक है, जो कुछ बाहर की तरफ एक्सपैंड हुआ, ऑल द गैलेक्सीज, ये सब वहीं से आया होगा। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द 1920s एंड द 1930s, कॉस्मोलॉजिस्ट तो यही बिलीव करते थे कि स्टेडी स्टेट थ्योरी में बिलीव करते थे। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती थी कि हमारी कायनात एक्चुअली फिक्स्ड है, जैसी है वैसी ही है। मतलब जो आप उसको 100,000, 10,000, लाखों साल पहले देखते वैसा आज भी दिखता है, ऐसा उनका मानना था। बट 1964 में
आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन करके दो साइंटिस्ट थे। बेसिकली वो रेडियो एस्ट्रोलॉजिस्ट रेडियो साइंटिस्ट थे। एंड ये लोग एक 6 मीटर के हॉर्न एंटीना से, काफ़ी सुपर सेंसिटिव एंटीना था, उससे ये लोग ज़रा एक्सपेरिमेंट करे थे रेडियो वेव्स डिटेक्ट करने के लिए। तब उस ज़माने में एको बलून सैटेलाइट्स आती थी जो बेसिकली एटमॉस्फेयर की स्टडीज़, कॉस्मिक रेज की स्टडीज़ करने में मदद करती थी। तो इन बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही धुंधली सी, फेंट सी रेडियो वेव्स को मेजर करने के लिए उनको जितना नॉइज़ वो एलिमिनेट कर सकते थे उन्हें करना था, विच इज़ वॉट वी सीन नाउडेज एज वेल। जब आप आपका एंटीना लगवाते हो ऊपर टाटा स्काई या बाकी केबल उसका, तो जो इंस्टॉल करने आता है वो नॉइज़ को लिमिट करता है, बहुत ही स्पेसिफिक पोजीशन में रखता है ताकि जो कनेक्शन है वो अच्छा बना रहे D2H का। अब जब पेंजियस और विल्सन ने अपने डेटा रिड्यूस किया थोड़ा, उन्होंने देखा यार कि एक बहुत ही कम अमाउंट का, बहुत ही लो नॉइज़ थी जो रिसीवर में अभी भी बची रह गई थी, वो जा नहीं रही थी। और मज़े की बात है, ये जो नॉइज़ थी ये 100 गुना ज़्यादा इंटेंस थी ऑफ व्हाट दैट एक्सपेक्टेड। इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं आनी चाहिए थी, बट वो आ रही थी। और ये जो नॉइज़ आ रही थी ना, ये पूरे आसमान के, हम अगर पूरा ऐसा सर्कल में देखें और अगर नीचे का भी देखते हैं तो ये ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड थी और सेम थी। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हर जगह सेम आ रही है, हर जगह ये सेम परसिस्टेंटली दिख रहा है ये। तो ये लोग सर्टेन थे इस बात से कि ये जो रेडिएशन है ये ना तो हमारी धरती से आ रही थी, ना ये हमारे सूरज से आ रहा था, और ना ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से आ रहे थे रेडिएशन। तो इन्होंने अपना इक्विपमेंट चेक किया और उनको कुछ कबूतर के नेस्ट मिले, घोंसले मिले, घोंसले साफ़ किए। कबूतर ने थोड़ा ड्रॉपिंग्स भी करी हुई थी, उन्होंने वो भी साफ़ किया। एंड अल्टीमेटली द नॉइज़ रिमेंड, वो जो नॉइज़ आ रही थी वो अभी भी बचे जा रही थी। उन दोनों ने फिर कंक्लूड किया कि एक्चुअली ये जो नॉइज़ थी हमारी गैलेक्सी के भी बाहर से कहीं से आ रही थी। ऑल्दो दे वर नॉट अवेयर ऑफ एनी रेडियो सोर्स दैट वुड अकाउंट फॉर इट। ऐसा कोई रेडियो सोर्स था ही नहीं था तब नॉन एस्ट्रोनॉमिकल सर्कल्स में कि यार इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेडियो सोर्स हो, कोई हो सकता है कोई सैयारा हो, कोई तारा हो, कोई गैलेक्सी हो। अल्टीमेटली इस नॉइस को नाम दे दिया गया था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR, जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसा फैला हुआ है। इसके डायग्राम्स भी ऐसे आते हैं ओवल शेप के, और ये हमें यही बताता है कि ये जो आज हम नॉइज़ देख रहे हैं दरअसल ये बहुत ही पुरानी, इनफैक्ट जिसको इंग्लिश में हम रेमिनेंट्स कहते हैं, यानी कि बहुत पहले एक घटना हुई होगी, उस घटना के चलते 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 आगे तक, आज के ज़माने तक वो चीज़ जिंदा है जो हमें दिख रही है उस ज़माने की। इसी को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि CMBR कहते हैं। और पेंजी और विल्सन का ये जो वर्क था इसमें इनको ऑफकोर्स नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1978 में। एंड अल्टीमेटली इनका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि ये जो CMBR है ये हमारी कायनात, हमारी यूनिवर्स का रेमनेंट है। ये मतलब आज तक वो कहानी बता रहे हैं जो बहुत करोड़ों अरबों साल पहले हुई होगी, विच ऑफ कोर्स वी नो एज द बिग बैंग। इसको फिर थियोराइज किया गया, और ये बिग बैंग यही कहता था कि हमारी कायनात की एक बिगिनिंग है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑन वन हैंड इट सेड कि कायनात जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, नो चेंज एट ऑल। इनफैक्ट न्यूटन ऑल्सो बिलीव दिस, एंड बाद में आइंस्टाइन एंड द अदर साइंटिस्ट, इन लोगों की रिसर्च से ये पता चला कि नहीं भैया, आर यूनिवर्स, हमारी कायनात का एक बिगिनिंग है। और इसी बिगिनिंग को समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब शुरू कहाँ हुआ। T=0 पे, यानी कि जब वक्त की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो क्या था? एंटर द इनिशियल सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी एक पॉइंट होता है जिस बेसिकली एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट होता है फिजिक्स में जहाँ पे फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं। इसी सिंगुलैरिटी को यूनिवर्स का सिंगल पॉइंट ऑफ क्रिएशन, मखलूक़ात का एक वाहिद ऐसा पॉइंट बताया गया, एक जर्रा बताया गया है जहाँ से सब शुरू हुआ है, जो आपको जॉर्ज लेमात्रे की रिसर्च में दिखा था। बट देयर इज अ कैच। बिग बैंग के जो सबसे पहले मोमेंट्स थे ऑलमोस्ट T=0 के बराबर, बहुत पहले जब जस्ट फटा ही था। और अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूँ तो 10⁻⁻43 सेकेंड्स, जो मतलब आपको 0 के आगे डेसिमल लगा के 42 zeros लिखने और फिर 1 लिखना है। इतना छोटा, बहुत ही मिनिस्क्यूल मोमेंट ऑफ टाइम, जिसको फिजिक्स में प्लैंक एपॉक भी कहते हैं। ये वो टाइम था जब जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिविटी फेल हो जाती है और क्वांटम मैकेनिक्स इट टेक्स ओवर। जनरल रिलेटिविटी बेसिकली फिजिक्स है बड़ी बॉडीज़ की स्टडी की, ब्लैक होल्स, सूरज हो गए, बड़ी गैलेक्सीज हो गई,
और क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल छोटे स्केल के एटम्स जो हैं, फोटॉन्स जो हैं, इनकी स्टडी रहती है और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है लॉट्स ऑफ अनसर्टनिटी, बहुत अनसर्टन बिहेवियर है, आपको ये नहीं पता अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। जैसे आपको, अगर मैं जनरल रिलेटिविटी की बात करूं तो दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ ग्रेविटी से पुल हो रही हैं, तो आपको पता है कि अगले सेकंड में, अगले घंटे में क्या होने वाला है, टकराएंगी या फिर चली जाएंगी एक दूसरे के ऐसे होते हुए। बट क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अनसर्टन है, आप बता नहीं सकते आगे क्या होने वाला है। तो इसने क्लासिकल फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनाना शुरू कर दी थी। और ये जो प्लैंक एपॉक है, एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें जो टेम्परेचर होता है और जो एनर्जी होती है, हमारी यूनिवर्स इतनी ज़्यादा हाई थी कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स हैं अलग अलग तरीके के, ये फॉर्म नहीं हो सकते थे। इतना हाईली एनर्जेटिक, इतना केओटिक एनवायरनमेंट था। और 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो फिजिक्स में हैं, ग्रेविटी, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 4 फोर्सेस हमारे यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स बताता है कि आपका एटम कितना स्ट्रांगली बाउंड है। वीक फोर्स बताता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन कैसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी कॉन्सेप्ट है, लाइट के बारे में बताता है, लाइट अलग अलग तरीके की जो होती है। और ग्रेविटेशन तो जाहिर सी बात है, बड़े बॉडीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे बताता है। तो इस प्लैंक एपॉक में इन बॉडीज़ के बीच का रिलेशनशिप जो था वो एक सिंगल फोर्स में था। आगे चलते बहुत करोड़ों साल तक हमारा यूनिवर्स ठंडा होते गया एज टाइम प्रोग्रेस। ये ठंडे होने में कई नई चीज़ें बनने लग गई, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते ऐसे चलते चलते कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे और आगे बढ़ते बढ़ते नए एलिमेंट्स ईजाद होने लग गए थ्रू आउट दीज बिलियंस ऑफ ईयर्स। एंड कहीं ना कहीं ब्लैक होल्स क्रिएट होना शुरू हो गए थे। अब ब्लैक होल्स होते क्या है, तो आप इमेजिन करिए एक बहुत ही बड़ा सितारा है, बहुत बड़ा। ये सितारा इतना बड़ा होता है कि, एंड इसका रीज़न यही है कि जो उसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रही, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ये बेसिकली उसकी ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करता है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, वीक हो जाए, तो ग्रेविटी विल टेक ओवर। ग्रेविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है अगर हम बड़े स्केल में देखें तो व्हेन दिस हैपन्स, आपका जो सितारा है वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो सकता है, एक अपने अंदर ही गिर जाएगा। और जब ऐसा होता है, 2 चीज़ें होती हैं। अगर एक स्पेसिफिक लिमिट है जिसको हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, अगर ये चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर कहीं ना कहीं इसका मास है, तो ये जो बॉडी है अल्टीमेटली कोलैप्स होके एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। और ये ब्लैक होल होता क्या है, तो ब्लैक होल आप इमेजिन करिए स्पेस में एक ऐसा छेद ही कह लो आप, ऐसा ब्लैक होल ही है जो किसी भी चीज़ को जिंदा नहीं रहने देता, वो हर चीज़ को खा जाता है। इट इज़ लाइक अ मॉन्स्टर इन स्पेस, जिससे आप जितना दूर हैं उतना बेहतर ही होगा। ब्लैक होल इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी जो बनती है जब एक स्टार की ग्रेविटेशन उसकी न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो कोर में चल रही है उससे ज़्यादा हो जाती है, भारी हो जाती है, तो ये अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाता है, खुद के अंदर ही गिर जाता है। और जब ऐसा होता है तो नॉट इवन द फास्टेस्ट थिंग इन आवर यूनिवर्स, जो हम जानते हैं लाइट है, रोशनी की गति कितनी भी तेज़ हो वो उससे नहीं बच पाती और वो लाइट को भी खा जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ब्लैक होल्स हमें दिखते नहीं, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं डिटेक्ट, तो उनके आसपास के एनवायरनमेंट को देख के कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अनोमलीज हो रही हैं, तो मतलब यहाँ पे एक ब्लैक होल होगा। ब्लैक होल का एक आउटलाइन होती है जिसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। यही इवेंट होराइजन के बाहर एक बॉडी किसी तरह रह सकती है ऑर्बिट में, या चीज़ें बची रहती हैं, बट इवेंट होराइजन के अंदर पूरा काला पड़ा हुआ है, आप बता ही नहीं सकते कि उसके बियॉन्ड क्या है। और वो बताना पड़ेगा तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा इवेंट होराइजन के। वो बाउंड्री है इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की, जिसके बियॉन्ड, जिसके अंदर जो आपके फिजिक्स के लॉज हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं, चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं, आप कुछ मेजर नहीं कर पाते हो। और इसी के चलते चलते अंदर एज यू गो इनटू अ ब्लैक होल, आप कहीं ना कहीं एक सिंगुलैरिटी तक पहुंचोगे, जो मैंने आपको वर्ड बताया था सिंगुलैरिटी, जिसका 0 डायमेंशन होगा, अब आप ये सोच भी नहीं सकते हो। और इसी 0 डायमेंशन पे जितनी चीज़ें ब्लैक होल के अंदर गिर रही हैं, कहीं ना कहीं वो उस तक पहुंच रही हैं। और ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिट डेंसिटी का, यानी बहुत भारी पॉइंट है। तो ब्लैक होल्स को माना जाता था कि ये एटर्नल, ये कभी मरने नहीं वाली हैं।
अमृत्य हैं। ब्लैक होल्स को ऐसा माना जाता था, बट 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने अपना हॉकिंग्स रेडिएशन की थ्योरी दी थी एंड उन्होंने बोला था एक्चुअली वेट, ब्लैक होल्स दरअसल जा सकते हैं, वो एटर्नल नहीं होते, उन कहीं ना कहीं मरना है उनको भी। हॉकिंग रेडिएशन ये कहता है कि ब्लैक होल ओवर द प्रोसेस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम समथिंग टू नथिंग। ऑफ कोर्स ये थ्योरी को काफ़ी बैकलैश भी मिला था, बट 2021 में हॉकिंग रेडिएशन प्रूव भी हुआ था और हमको पता चला था कि ना भाई, ब्लैक होल जो सबसे कुव्वत वाली ताकत है इस यूनिवर्स में, एटलीस्ट अगर मैं स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करूं, तो उसका भी खात्मा होना है, उसको भी कोई नहीं बचा सकता। इट ऑल्सो हैज़ अ डेथ पीरियड, उसकी भी मौत आने वाली है। बट यहाँ पे देयर इज अ कैच, ये ब्लैक होल हर चीज़ को खा जाता है, इट इज़ अ मॉन्स्टर एज आई टोल्ड यू। और ब्लैक होल एक तरीके से इन्फॉर्मेशन खा रहा है, अगर आप इमेजिन करें, हर चीज़ जो वो खा रहा है उसका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसका कुछ वजन है, उसकी कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, उसका कुछ मेकअप है। तो इस सब इन्फॉर्मेशन का होता क्या है? अगर फिजिक्स आपने थोड़ी बहुत भी बेसिक पढ़ी है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी बनाई नहीं जाती, ना कभी ख़त्म होती है, एनर्जी बस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करती है, बदलती है, बदलाव आता है एनर्जी में। फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब की बात करूँ तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि बिजली को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में बदलता है, गर्मी और रोशनी में बदलता है। तो ये एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है, एनर्जी बस ट्रांजिशन हो रही है। तो इस सब इन्फॉर्मेशन का होता क्या है? इसको हम कहते हैं ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। और ये इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स ये कहता है कि भाई एनर्जी जब ख़त्म नहीं हो सकती है तो ब्लैक होल के अंदर ये जो सिंगुलैरिटी तक जा रही है, इस इन्फॉर्मेशन का क्या होगा? क्या ये ख़त्म हो जाएगी या किसी तरह ब्लैक होल इसको प्रिजर्व कर लेगा, बचा लेगा? यही डिबेट कई बरसों से चली आ रही है और कई लोगों ने इसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको एम्प्स फायरवॉल कहा गया है, और फायरवॉल बेसिकली एक ऐसा रीजन है इवेंट होराइजन के अराउंड जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटैंगल्ड वर्चुअल पार्टिकल्स। मतलब आप अभी ज़्यादा ना सोचिए इस पर, बट आप इतना समझ सकते हैं कि हाँ, ये एनर्जी इसको जो इन्फॉर्मेशन है जो अंदर गिर रहा है ब्लैक होल के, वो कंजर्व हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। और दूसरा सोल्यूशन जो ऑफकोर्स हॉकिंग से ही आया था, हॉकिंग का इसको मैग्नम ओपस कहते हैं, बहुत शानदार वर्क था। इन्होंने मरने के पहले दो और साइंटिस्ट पेरी एंड स्ट्रोमिंगर के साथ ही एक पेपर लिखा था और सजेस्ट किया था दैट ब्लैक होल्स हैव व्हाट वी कॉल सॉफ्ट हेयर, नरम बाल अगर मैं इसको हिंदी उर्दू में बोलूँ तो ब्लैक होल्स के नरम बाल यानी कि सॉफ्ट हेयर हैं। और ये सॉफ्ट हेयर बेसिकली पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका जीरो रेस्ट मास होता है, पर ऐसी पार्टिकल्स इमेजिन करिए जिनका कोई वजन ही नहीं है, जिनका कोई मास ही नहीं है। और ये पार्टिकल्स इनफैक्ट हमारे आसपास हर जगह हैं, इनको हम फोटॉन्स कहते हैं, यानी कि जो चीज़ लाइट को बनाती है। और एक और पार्टिकल है जिसको ग्रेविटॉन कहते हैं, जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने सजेस्ट किया कि ऐसे पार्टिकल्स दरअसल काफ़ी बहुत लो एनर्जी के होते हैं, हाई एनर्जी के नहीं होते, बहुत लो एनर्जी के होते हैं, एंड तभी इनको सॉफ्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। और यही सॉफ्ट पार्टिकल्स, सॉफ्ट हेयर रेजोल्यूशन यही कहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्लैक होल के अंदर, उसकी इनिशियल स्टेट की कि क्या उसने क्या क्या चीज़ें खाई, इनफैक्ट ब्लैक होल बना कैसे, इस सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन इन सॉफ्ट पार्टिकल्स में स्टोर करी जाती हैं और ये इवेंट होराइजन के अराउंड ही होता है। तो ये दो सोल्यूशंस इन लोगों ने बताए थे। बट क्या इसके अलावा और कोई ऐसा सोल्यूशन है जो हमें और बेटर रिजल्ट्स दे सकता है? तो प्लैंक स्टार्स का कॉन्सेप्ट हाइपोथेसाइज किया गया था अभी कुछ साल पहले ही, इनफैक्ट 2013 या 14 में। इनको प्लैंक स्टार्स कहा जाता है। और आपको मैं रिमाइंड करना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ फिजिक्स की। जब भी हम किसी भी फिजिक्स डिस्कशन में होते हैं और ये वर्ड प्लैंक जब आता है, तो ये वर्ड प्लैंक, मैक्स प्लैंक करके एक बहुत बड़े क्वांटम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स को अंजाम ही दिया था। ही इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो मैक्स प्लैंक के नाम पे ही प्लैंक वर्ड बताया गया। और ये प्लैंक वर्ड जब भी आता है तो आप इमेजिन करें सबसे छोटी चीज़, स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन इमेजिन, उसको प्लैंक स्केल पे रखा जाता है। तो रोवेली, विदॉटो एंड हैगर्ड, ये एक टीम थी फिजिसिस्ट की, इन लोगों ने एक प्लैंक स्टार्स मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि जब किसी स्टार का ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, एज आई टोल्ड यू ना, एक बहुत बड़ा सितारा है, वो अपने अंदर ही फट रहा है, अपने अंदर ही मतलब वो गिर रहा है। तो जब उसका जो मैटर है
जिस चीज़ से वो बना है, जब वो प्लैंकियन डेंसिटी रीच करता है, यानी कि एक सर्टन रेशियो होता है, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, एक सर्टन रेशियो होता है, अगर वो उस रेशियो को रीच कर जाए, अगर उस तक पहुंच जाए, उस नंबर तक बैठ जाए उस मैटर का रेशियो, तो क्वांटम ग्रेविटी जो होती है, जो एक और प्रिंसिपल है, ये इतना सफिशिएंट प्रेशर बिल्डअप करती है कि वो उसके वजन को, जो पूरा सितारा अपने अंदर गिर रहा है, उस वजन को वो काउंटर बैलेंस कर पाए। इस कोलैप्स के दौरान अगर मैटर प्लैंकियन डेंसिटी तक पहुंच जाता है तो किसी तरह वो इस वेट को, इस ग्रेविटेशनल वेट को काउंटर बैलेंस कर सकता है और ये कोलैप्स रुक जाता है और एक तरीके से जो मैटर अंदर गिर रहा था वो बाउंस आउट हो जाएगा। इसको आप एक ब्लैक होल के सिनेरियो में भी इमेजिन कर सकते हैं। तो जब ये क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स जो हैं, ये जो क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं, किसी तरह इस सिंगुलैरिटी के फॉर्मेशन को, क्योंकि जब सब कोलैप्स हो रहा है तो एक पॉइंट के अंदर ही सब कुछ गिर रहा है, उसी पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। किसी तरह ये क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स इस सिंगुलैरिटी को बनने से रोक सकते हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल की है, जितनी चीज़ें उसने खाई, जिस चीज़ से वो बना, जिस सितारे से बना, उस सितारे का मास, उस सितारे का मेकअप जो था, उस चीज़ को ये इन्फॉर्मेशन को रिलीज कर सकता है। यानी कि अब ये इन्फॉर्मेशन बाउंड नहीं है सिंगुलैरिटी में, अभी रिलीज हो सकती है और यही ब्लैक होल में स्टोर हो जाती है। ये तभी होता है जब हम इसको एक मैक्रोस्कोपिक स्केल पे कंपेयर करें प्लैंक लेंथ से। चलो इतनी सारी हमने साइंस की बातें कर ली, इसमें इस्लाम का क्या लेना देना है? अब ये चैनल इज़ नॉट अ चैनल ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ चैनल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। तो हम कुरान शरीफ पे मूव ऑन करते हैं। हमें हमारे आंसर्स जितने हैं अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ आवर यूनिवर्स, व्हाट सिंगुलैरिटीज़ आर, इन सब का जवाब हमें कुरान से मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने बेशक ऐसी कई आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि भैया सुनो इंसानों, सुनो नास्तिकों, हमने कैसे बनाई है कायनात, लिसन टू इट। तो सूरह दरियात में, विच इज़ द 51st चैप्टर एंड द 47th वर्स में अल्लाह ताला कहते हैं वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसिऊन, हमने इस कायनात को बड़ी कुव्वत से बनाया है एंड हम इसको बेशक फैला रहे हैं, एक्सपैंडिंग इट। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इस आयत में गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी जो कायनात है। अच्छा, अभी नोटिस करेंगे कि इस आयत में वस्समा बोला गया है, यानी कि समा प्लूरल, समा सिंगुलर वर्ड यूज़ किया गया है। ऑफ कोर्स 7 आसमान हैं। आपको, अगर आपने कुरान अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, सबा समावात कहते हैं इनको, 7 हेवन्स। ये यूनिवर्सेस एक के ऊपर एक हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इस समा, हमारे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसको फैला रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। आज के ज़माने में हमारे पास प्रूफ है कि हमारा यूनिवर्स एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है, वो फैल रहा है बाहर की तरफ। इनफैक्ट रिकॉल करिए, जब मैंने आपको एडविन हबल की ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया था, ये लोग देख रहे थे कि गैलेक्सीज एक अर्थ से, हमारी दुनिया से दूर जा रही हैं, हमारी धरती से दूर जा रही हैं, और उसी से एक्सपेंशन का हमें प्रूफ आगे भी मिला था। फिर सूरह अल-अंबिया में चैप्टर 21 वर्स 30 में अल्लाह ताला वापस से कहते हैं अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा, क्या ये लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और ज़मीन बहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स पे आप फोकस करिए। पहला वर्ड रतक़न। रतक़न का मतलब अरबिक लेक्सिकोलॉजी में आप देखेंगे तो इसके मेनली 2 मतलब होते हैं, बट जो ज़्यादा एक्सेप्टेड मीनिंग है उसका मतलब है जॉइंट एंटिटी। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी एंटिटी जो जुड़ी हुई है। अब मैं किसी फिजिसिस्ट को बोलूँगा ना तो वो इसको सिंगुलैरिटी बोलने वाला है, यानी कि जहाँ पे सब चीज़ें फॉर्म हुई हुई, जॉइन हुई हुई हैं, जुड़ी हुई हैं एकदम। मैं इसको वर्ड नहीं दे पा रहा हूँ बट आप समझ लीजिए, जॉइंट। और दूसरा वर्ड है फतकना। तो फतकना का मतलब होता है जुदा करना, अलग करना। 2 चीज़ें अगर मिली हुई हैं उनको अलग कर देना, फतकना, पार्टिंग, सेपरेटिंग। तो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि जो आसमान है, 7 आसमान, और जो अर्थ है, अब ये अर्थ सिर्फ हमारी दुनिया नहीं है, अर्थ प्लैनेट अर्थ नहीं है, ये अर्थ एक्चुअली जितने सैयारे, जितने प्लैनेट्स जहाँ पे लाइफ आ सकती है, जहाँ पे लाइफ नहीं भी आ सकती, उसकी बात हो रही है। अल्लाह ताला ने इन सब को एक रतकन में पहले जोड़ के रखा था। दे वर ऑल जॉइंड इनटू अ सिंगल मास, रतकन। फिर अल्लाह ताला ने इन 7 आसमान और इस हमारी दुनिया और जितनी और सैयारे और जितना अर्थ, जो टोटल अर्थ है, उसको फिर अलग कर दिया, जुदा कर दिया, फतकना। इसका मतलब कि जो इनिशियल बिग बैंग था, उसी बिग बैंग ने हमारे
सिर्फ इस कायनात को नहीं, हमारे ऊपर जो 6 कायनातें और हैं, 6 यूनिवर्सेस अबव एज वेल, जिसको हमें यूनिवर्स कहना नहीं चाहिए, बट क्योंकि हम अभी समझ नहीं सकते उनके बारे में तो हम उनको यूनिवर्स ही कहते हैं। तो ये जो 7 आसमान ऊपर हैं, 6 आसमान और ऊपर हैं, और उसमें जो कुछ है सब कुछ इस बिग बैंग के, इस सिंगुलैरिटी के फटने के बाद ही हुआ था। फिर वापस से सेम चैप्टर सूरह अल-अंबिया में वर्स नंबर 104 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, यौमी नतबिस समा कतय्यिस सिजिल्ली लिल कुतुबी कमा बदाना अवला खल्किन नुईदुहु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वो दिन जबकि आसमान को हम यूं लपेट कर रख देंगे जैसे तुमर में औराख लपेट दिए जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोले, काफ़ी उर्दू है। इट्स लाइक लीव्स ऑफ पेपर आर रोल्ड अप इन अ रिटन स्क्रोल। एक स्क्रोल है, पर्ची जो बड़ी होती है जिस पे चीज़ें लिखी जाती थी, उसमें जैसे पत्ते लपेट रहे हों। जिस तरह पहले हमने तख्लीक की इब्तिदा की थी, उसी तरह उसका इयादा करेंगे, उसको फिर से ओरिजिनेट करेंगे। ये एक वादा है हमारे ज़िम्मे और ये काम हमें बहरहाल करना है। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि हम जो क्रिएशन है, हम लोग को कहीं ना कहीं हमारी जो एंड होने वाले इस पूरे कायनात की वो होगी एक दिन, जब अल्लाह ताला पूरे 7 आसमानों को लपेट लेंगे। यहाँ पे लपेटने की बात हुई है, इट्स लाइक दे आर रोल्ड अप। जिस सिंगुलैरिटी से तुम अंजाम किए गए थे, उसी सिंगुलैरिटी में जाके तुम वापस से मिल जाओगे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम बार बार कहते रहते हैं जब किसी की वफ़ात होती है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये एक सोल के कॉन्सेप्ट से कि जो सोल अल्लाह ताला ने ही बनाई थी वो अल्लाह ताला को ही लौट गई है, यू हैव रिटर्न टू योर मेकर। बट एक कॉस्मिक लेवल पे ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है। इन्ना लिल्लाहि, हम बेशक अल्लाह से ही हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्हीं को हमें लौटना है, उन्हीं पे हमें लौटना है। उस सिंगुलर, इनफैक्ट कॉस्मिक स्केल पे जितनी चीज़ें हैं, 7 आसमान, हमारी अर्थ, जितनी उसके चीज़ में, जितनी बीच में चीज़ें हैं, वो सब एक सिंगुलैरिटी से ही बनी थी और उसी सिंगुलैरिटी में वापस मिल जाएंगे। और ये सिंगुलैरिटी के बनाने वाले भी अल्लाह ताला है। ये जो 3 आयत मैंने आपको बताई, ये हमें कई चीज़ें में हेल्प कर रही है। पहली चीज़, कुरान के पास जवाब हैं कि हमारे कायनात कैसे अंजाम में आई थी। एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुई और एक सिंगुलैरिटी पे वापस ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह ताला फिर से मखलूक़ात, ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है, इसको वापस से शुरू करेंगे हमारे बाद, जो एक वादा है, इट इज़ अ प्रॉमिस, होना ही है। ये जो सिंगुलैरिटी है, हम ये भी मान के चल सकते हैं कि इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन 7 आसमान की, अर्थ की, जितनी इन्फॉर्मेशन आने वाली जो चीज़ें हैं, 7 आसमान और दुनिया, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी उस सिंगुलैरिटी के अंदर ही है। मतलब कहीं ना कहीं हम थ्योराइज कर सकते हैं कि ये सिंगुलैरिटी एक्चुअली एक प्लैंक स्टार है, और अगर प्लैंक स्टार नहीं भी है तो इसको एक इनिशियल सिंगुलैरिटी कह के भी छोड़ा जा सकता है, जो साइंस आज की इनफैक्ट काफ़ी हद तक बैठती है उस कॉन्सेप्ट पे कि हाँ सिंगुलैरिटी थी। तो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए, 7 आसमान के कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए 7 आसमान और 7 अर्थ पे। एंड फाइनली, अगर आप एक मुस्लिम फिजिसिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट हैं तो लेट्स कनेक्ट ऑन माई email thesapientbeliever@gmail.com, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ कई चीज़ों पे कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, इफ़ यूर अवेलेबल ऑफ कोर्स। तो यहीं पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही दें, एंड कमेंट करके बताइए आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।